हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एचजेएस एंटरप्राइजेस के Q1 FY27 के कॉन कॉल के बारे में। इनका नंबर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग जो है वो नंबर्स को देख सकते हो। इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कॉन कॉल के बारे में। तो इनका कॉन कॉल सबसे पहले तो बता दूं काफी ज्यादा पॉजिटिव था। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे प्री कॉल के साथ, दोनों ऑटो एंसिलरीज है, मतलब दोनों के लगभग यहाँ पे सिमिलर बिजनेस मॉडल है। मतलब ये थोड़े से एस्थेटिक पार्ट में है, वो थोड़े से यहाँ पे क्लस्टर वगैरह बनाते हैं प्री कॉल वगैरह, लेकिन स्टिल दोनों के कॉन कॉल के अंदर जो टोन था उसमें रात दिन का फर्क था भाई। प्री कॉल काफी ज्यादा लो एनर्जी कॉन कॉल था, कह रहे थे मार्जिन हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आने वाले टाइम में हमारे मार्जिन जो है वो इंपेक्टेड ही रहेंगे। एज अदर साइड आप लोग देखोगे यहाँ पे अपना एचजेएस एंटरप्राइजेस को काफी पॉजिटिव कॉन कॉल था, काफी बुलिश एनर्जी थी उनके, मतलब काफी बुलिश थे, कह रहे थे मार्जिन्स भी हम लोग सस्टेन कर पाएंगे और ग्रोथ भी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको देखनी है और उस वाइज आपको डिसीजन लेना है दोस्तों। कोई भी सेक्टर के अंदर हो, चाहे यहाँ पे कोई भी कंपनी हो, उसका मैनेजमेंट का जो टोन है कॉन कॉल के अंदर, वही उसका फ्यूचर आउटलुक डिसाइड करता है। तो एचजेएस का कॉन कॉल काफी पॉजिटिव था और उसके साथ अगर देखोगे तो इनका मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। अगर ऑटो एंसिलरीज के अंदर एक कॉन कॉल अगर आपको पढ़ना है तो मैं कहूंगा एचजेएस का पढ़ो, क्योंकि बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट यहाँ पे काफी डीप में आंसर करता है। जो संजय थापर जी है इनके प्रमोटर, बहुत अच्छे से आंसर करते हैं एंड डीप में आंसर करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें तो इनका यहाँ पे एक वन टाइम गेन था नंबर्स के अंदर। आपने देखा होगा कि एक्सेप्शनल ग्रोथ था, उसको इंक्लूड करके जो इनका पैट ग्रोथ हो रहा था वो 115% का था, लेकिन नॉर्मलाइज बेस पर 45% के आसपास का पैट ग्रोथ था। तो वो गेन कहां से आए थे? तो इन्होंने यहाँ पे एक बेंगलोर का इनका 2019 से मतलब यूज नहीं हो रहा था, एक बहुत पुराना फैसिलिटी था, उसको बेच के वहां से वो पैसे आए थे, मतलब वहां से वो गेन आए थे। ठीक है, बाकी अगर देखोगे यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक को लेके कंपनी ने बोला है, एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश है ये लोग। ठीक है, काफी कॉन्फिडेंट है, इनके पास वो एबिलिटी है कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको ये लोग सस्टेन कर पाएंगे। बाकी अगर देखोगे इनके जो लाइक टेक्नोलॉजी कैपेसिटीज बढ़ रहे हैं, अभी नया इन्होंने जैसे प्लांट बनाया डिस्प्ले सिस्टम वगैरह का बीओई के साथ मिलके, जो पार्टनरशिप कर रहे हैं लोग यहाँ पे, अलग अलग कस्टमर्स और अलग अलग यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं। इनकी जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस बढ़ रही है, जैसे अभी एचजेएस डेकोप्लास्ट का नया प्लांट बनाया, तो उससे लाइक ये जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस बढ़ेंगे तो वहां से भी इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। प्लस यहाँ पे ये लोग हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट में भी धीरे धीरे और ज्यादा मतलब उसमें ही इंक्रीज कर रहे हैं अपने लाइक टोटल किट वैल्यू को। ठीक है, बाकी ये लोग कह रहे हैं कि कंटिन्यू हम लोग R&D वगैरह में इन्वेस्ट करते रहेंगे ताकि हम लोग थोड़े से और एडवांस एस्थेटिक प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, जो मतलब इंडस्ट्री की जो नीड है, जो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, उनको हम लोग यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस करते जाए। देन यहाँ पे दोस्तों मार्जिन्स के बारे में इन्होंने बोला यहाँ पे कि किस तरीके से मार्जिन्स इनके सस्टेन रहे। तो सबसे पहले तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो दैट्स वाई हमको जो रॉ मटेरियल के सप्लाई का जो मतलब ये इश्यू हुआ था उससे हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दैट्स वाई यहाँ पे सप्लाई की वजह से एक तो, और ये लोग कह रहे हैं कि एस्थेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनके प्राइजेस यहाँ पे बहुत बदलते रहते हैं और हम लोग यहाँ पे, हमारे पास वो एबिलिटी है, हमारे पास वो क्वालिटी है कि हम लोग प्राइस को बहुत सडनली भी मतलब पास कर सकते हैं कस्टमर्स के पास। तो दैट्स वाई यहाँ पे इनके जो मार्जिन्स है वो मतलब सस्टेन रहे हैं। मार्जिन्स के अंदर ज़्यादा डीप देखने को नहीं मिला है। एज अगर देखोगे प्रीकॉल के मार्जिन्स में काफ़ी दिक्कतें आई है। एचजेएस डेकोप्लास्ट का इनका दोस्तों नया फैसिलिटी बन रहा है, ये जो क्रोम प्लेटिंग वगैरह। क्रोम प्लेटिंग क्या होता है? एक कार के अंदर आप आ गए सिल्वर वगैरह का जो लाइन देखते हो नीचे, ठीक है, उसको क्रोम प्लेटिंग बोलते हैं। जैसे आपने जैसे टोयोटा का लोगो होता है बड़ा, तो उसके ऊपर जो सिल्वर प्लेटिंग मारी जाती है उसको क्रोम प्लेटिंग कहता है। तो इसका जो इनका प्लांट आ रहा है यहाँ पे, एचजेएस डेकोप्लास्ट इनकी जो सब्सिडरी है, वो ऑलरेडी यहाँ पे अपने मतलब यूटिलाइजेशन के पिक पे पहुंच चुकी थी। तो नया प्लांट उससे 2-3 किलोमीटर दूर जमीन लेके नया प्लांट एचजेएस डेकोप्लास्ट का इनका लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये प्लांट आने से लगभग यहाँ पे 200 से 250 करोड़ का एडिशनल यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू ऐड करेगा। एडिशनल रेवेन्यू यहाँ पे 200 से 250 करोड़ का कैपेसिटी एडिशनल रेवेन्यू का इस प्लांट से। देन अगर बात करोगे यहाँ से तो एचजेएस डेकोप्लास्ट को लेके ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। इनकी सब्सिडरी है, इन्होंने एक्वायर की थी लगभग 2023 आसपास। तो ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है उसका। बाकी अगर देखोगे 3 से 4 साल में आने वाले, मतलब 3 से 4 साल इसके जो रेवेन्यू है यहाँ पे एचजेएस डेकोप्लास्ट का, वो डबल करने का इनका एम है और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है इस एचजेएस डेकोप्लास्ट जो सब्सिडरी है उसके बिजनेस को लेके लोग। बाकी जो कवर ग्लास वाला फैसिलिटी इनका आ रहा है, ये डिस्प्ले सिस्टम में जा रहे हैं। जैसे लाइक जो ग्लास होता है डिस्प्ले का, डिस्प्ले के पूरे जो हार्डवेयर होते हैं, पूरा डिस्प्ले सिस्टम का प्लांट ये लोग नया बना रहे हैं।
जो डिस्प्ले सिस्टम का ग्लोबल जायंट है, जो ग्लोबल लीडर है BOE करके, चाइना की कंपनी है, उसके साथ इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप करके एक नया प्लांट बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। और ऑलमोस्ट वो प्लांट बन चुका है। इक्विपमेंट, वो मतलब ऑपरेशनल के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं वो इन्होंने ऑर्डर कर दीजिए, और ये लोग कह रहे हैं काफ़ी जल्दी वो शिप भी हो जाएंगे और डिलीवर भी हो जाएंगे। और ये लोग कह रहे हैं ये वाली जो फैसिलिटी है, जो नया प्लांट इन्होंने बनाया है, उसका रेवेन्यू Q2 FY28 मतलब नेक्स्ट ईयर Q2 से यहाँ पे उसका रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, सप्लाई वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। बाकी इसको इन्होंने यहाँ पे एक अलग सब्सिडरी बना दिया है। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले वाला इन्होंने प्लांट बनाया उसको एक मतलब वोली ऑन नया फैसिलिटी इसको बना दिया, मतलब सब्सिडरी अपना बना दिया है, क्योंकि नया सब्सिडरी होगा तो उससे क्या इनको आगे जाके वहाँ पे कुछ और टेक्नोलॉजी के लिए, इनिशिएटिव्स के लिए जॉइंट वेंचर्स करने, तो नया एंटिटी हो अगर अलग एंटिटी हो तो मतलब वहाँ पे पार्टनरशिप वगैरह करना आसान रहता है, और अगर पेरेंट कंपनी के थ्रू पार्टनरशिप वगैरह करो तो दिक्कतें आती है वहाँ पे। दैट्स वाई इन्होंने इसको अलग सब्सिडरी कंसिडर किया है यहाँ पे, क्या बोलते हैं अपने, ये कवर ग्लास वाला जो फैसिलिटी है उसका, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो ये लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम लोग जो है ना SJS, उसको आप सिर्फ यहाँ पे एक ब्लाइंडली ग्रोथ को चेज करने वाली कंपनी मत लीजिए, ठीक है। हम लोग कभी भी ऐसी ग्रोथ नहीं चाहते जिससे हमारे क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है वो मतलब दिक्कत हो प्रॉफिटेबिलिटी में। मतलब हम लोग हमेशा हमारा जो शार्प फोकस होता है, काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी होता है। एंड दैट्स वाई अगर बात करें तो हम लोग इतने अच्छे मार्जिन्स भी मेंटेन कर रखे, और मैनेजमेंट बिल्कुल भाई ऑथेंटिक बात बोल रहा है। 30% के EBITDA मार्जिन्स कौन रिपोर्ट करता है? प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हमेशा इनका फोकस रहता है। ये ब्लाइंडली ग्रोथ को मतलब फोकस नहीं करते, हमेशा इनका पैट ज़्यादा ग्रो होता है एज कंपेयर टू देयर रेवेन्यू, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पे अगर बात करें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे बिजनेसेस, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे ये इनका WPI जो सब्सिडरी है उसमें बहुत ज़्यादा बिजनेसेस थे जहाँ पे हमको बिजनेस मिल रहे थे, लेकिन हमने गिव अप कर दिए वो बिजनेस क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं मिल रही थी। सो दैट्स लाइक हेड्स ऑफ टू मैनेजमेंट। देन यहाँ पे जो डिस्प्ले बिजनेस वाला मतलब इनका प्लांट आएगा, तो यहाँ पे एक एनालिस्ट ने पूछा कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डिस्प्ले बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में कितना बड़ा है। तो ये डिस्प्ले का जो मार्केट है दोस्तों, एज ऑफ नाउ ज़्यादातर इसको इंपोर्ट किया जाता है, डिस्प्ले वगैरह के लिए जो हार्डवेयर लगते हैं या फिर जो डिस्प्ले सिस्टम लगता है उसको। एंड एज ऑफ नाउ ये काफ़ी छोटा मार्केट है इंडिया में, 500 से 1000 करोड़ का मार्केट है ये। लेकिन ये लोगों का लाइक एस्टिमेशन है कि ये जो मार्केट है, जो अभी 500 से 1000 करोड़ का मार्केट है यहाँ पे ये डिस्प्ले का इंडिया के अंदर, ये आगे जाके 2030 तक 5000 से 7000 करोड़ का हो जाएगा। और ये लोगों का यहाँ पे एक एस्पिरेशन है कि वो जो टोटल 5000 से 7000 का मार्केट होगा इंडिया के अंदर डिस्प्ले बिजनेस का, उसका 10% हमको कैप्चर करना है, एटलीस्ट 10% से ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी ये जो डिस्प्ले के लिए जो यहाँ पे मतलब जो रॉ मटेरियल लगेगा वो 50% ये लोग इंपोर्ट करेंगे, 50% लोकलाइजेशन रखेगा। सो लाइक यहाँ पे जैसे एंटी फिंगरप्रिंट होंगे, एंटी रिफ्लेक्शन वगैरह जो ये मैकबुक वगैरह में यूज़ होता है, ऐसे जो मतलब टेक्नोलॉजीज है या फिर इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो लोकलाइजेशन है इनके पास, ठीक है। और बाकी का 50% ये लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल, ठीक है। सो ये चीज़ है। बाकी जो है वो मतलब ये डिस्प्ले सिस्टम वगैरह का लोकलाइजेशन भी धीरे धीरे होने लगेगा, तो इससे भी इनको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये एडवांस होंगे उसमें। बाकी ये दोस्तों है ना, सीधे OEM को ये डिस्प्ले वगैरह जो है इसका जो ये तो हार्डवेयर पार्ट ही बनाने वाले पूरे डिस्प्ले सिस्टम का। इसमें सॉफ्टवेयर पार्ट वगैरह तो कौन डालता है? प्रीकॉल डालता है, हारमन करके एक कंपनी है वो डालता है, कॉन्टिनेंटल करके एक कंपनी है वो डालता है, अपने नाम सुने होंगे सारे कंपनीज का। तो ये लोग, हारमन का डिस्प्ले आता है ना गाड़ी के अंदर, तो ये लोग जो है वो टायर 1 प्लेयर कहलाते हैं। मतलब ये लोग जो ये बिजनेस करेंगे ना डिस्प्ले सिस्टम का, वो उन्हीं को मतलब ये टायर 1 जो प्लेयर्स है ऑटो एंसेलरीज के, उनको ये लोग सप्लाई करेंगे। ये सीधे OEM के लिए बिजनेस नहीं है। तो जैसे प्रीकॉल इनका एक पोटेंशियल कस्टमर होगा, हारमैन इनका पोटेंशियल कस्टमर होगा, ये सीधे टाटा महिंद्रा को जाके सप्लाई नहीं करेंगे डिस्प्ले सिस्टम वगैरह, ये टायर 1 प्लेयर्स के लिए ही है, ठीक है। देन यहाँ पे EV के रिगार्डिंग इन्होंने बताया कि ये जो EV मार्केट है वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर नॉर्मल जो कार है यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे IC इंजन वाला जो कार है ना, उसके अंदर क्या है कि जो जितना एस्थेटिक पार्ट लगता है उससे ज़्यादा यहाँ पे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा यहाँ पे एस्थेटिक पार्ट्स लगते हैं EV कार या फिर EV पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर। और आपको पता है EV कार ज़्यादा एस्थेटिक होते हैं, ज़्यादा मतलब खूबसूरत कार होते हैं, कह सकते हैं ज़्यादा एडवांस कार होते हैं, उनको मतलब अच्छा दिखाया जाता है, काफ़ी प्रीमियम कार होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा एस्थेटिक पार्ट लगता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो है
जैसे डिस्प्ले वगैरह भी ईवी में ज़्यादा यूज़ होते हैं पैसेंजर व्हीकल्स वगैरह में। तो इसमें क्या है दोस्तों यहाँ पे कि इसमें अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको पता है फोर व्हीलर के अंदर वॉल्यूम साइज ये लोग कह रहे हैं कि छोटा है, अभी इतना बड़ा मार्केट बना नहीं है इंडिया में, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए बन सकती है। और अभी कल ही ईवी का डेटा आया था, तो पैसेंजर व्हीकल्स भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है इंडिया में ईवी के अंदर। सो दैट्स बाकी लास्ट में यहाँ पे एक इन्वेस्टर ने इनको क्वेश्चन पूछा कि 2030 में हम लोग एसजेएस को कैसा देख सकते हैं, मतलब 2030 में एसजेएस क्या होगी। तो भाई इनके जो संजय थापर है उन्होंने क्लियरली बोला कि एक्सट्रीमली बुलिश, ये वर्ड यूज किया इन्होंने कि एक्सट्रीमली बुलिश है हम लोग इस चीज को लेके 2030 का अगर आप लोग हमको पूछोगे फ्यूचर आउटलुक को, एग्जैक्टली इन्होंने कोई नंबर्स वगैरह नहीं बोला, लेकिन एक चीज बोली कि हम लोग यहाँ पे ब्रिक बाय ब्रिक अपने पोजीशन को यहाँ पे मतलब बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी में हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए नए एस्थेटिक जो एडवांस प्रोडक्ट होते हैं वो हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। कैश हमारा कैश जनरेशन बहुत अच्छा है, इनका कैश जनरेशन वन ऑफ द बेस्ट है भाई, बहुत ज़्यादा कैश जनरेट करते हैं लोग, तो कैश भी है हमारे पास। और हम लोग एज ऑफ नाउ ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अनऑर्गेनिक मतलब जो इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ होती है उसको भी ये लोग यहाँ पे मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनको मतलब एक्विजिशंस वगैरह के, तो वो भी ये लोग ढूंढ रहे हैं स्पेशली मतलब कोई ओवरसीज प्लेयर मिले इनको जिसको ये लोग एक्वायर कर पाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, सो उसको भी ये लोग ढूंढ रहे हैं, तो आगे जाके और भी एक्विजिशंस कर सकती है एसजेएस। ठीक है, बाकी एक्सपोर्ट भी ये लोग कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट एक मेजर चंक होगा हमारा 2030 तक, जो एक्सपोर्ट का जैसा एज ऑफ नाउ तो 9 से 10% का इनका टोटल रेवेन्यू है, एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है। एंड ये कंट्रीब्यूशन ये लोग FY28 तक जो है वो 14 से 15% करने की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं, तो इजीली ये लोग FY30 तक हो सकता है 20% आसपास का इनका एक्सपोर्ट हो जाए, तो टोटल रेवेन्यू का एक मेजर चंक यहाँ पे एक्सपोर्ट से होगा, एक मीनिंगफुल रेवेन्यू यहाँ पे एक्सपोर्ट से आने लगेगा ये लोग कह रहे हैं FY30 तक। और वो सही भी है भाई, क्योंकि लगभग 70-80% से इनका एक्सपोर्ट ग्रो हो रहा है, सो कर लेंगे ये लोग। ठीक है, सो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन यही है भाई, मैनेजमेंट ने जो कॉन कॉल में कॉन्फिडेंस दिखाया काफ़ी कॉन्फिडेंस था, काफ़ी बुलिश कॉन कॉल था, दैट्स वाई आज देखोगे रिकवरी भी अच्छी है स्टॉक के अंदर, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो चीज़ें बताई है भाई दिख रहा है फ्यूचर आउटलुक यहाँ पे बढ़िया है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे अच्छे नंबर्स कंटिन्यू यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ट्रैक तो कंटिन्यू करना ही है, बाई सेल रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे अपना डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर थियरी लेना है। ठीक है, क्योंकि किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को कोई कंपनी बुरा लग सकता है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, अलग अलग व्यूज आपको सुन के देन अपना डिसीजन आपको जो फील होता है उसके अकॉर्डिंग लेना है। बाकी एसजेएस का कॉन कॉल काफी शानदार था, फ्यूचर आउटलुक यहाँ पे कंपनी काफी पॉजिटिव दिखी मेरे को, काफी बुलिश दिखी, एंड नए नए एक्विजिशंस ये लोग कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी में लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने कैपेसिटी को एक्सपांशन कर रहे हैं, ओवरऑल अच्छा कर रही है कंपनी। बाकी ट्रैक करेंगे इनको Q2 या फिर उससे पहले कोई भी अपडेट्स आएंगे तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, वही है। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, और अपने कोई भी व्यूज़ है तो कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करोगे। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।